हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस कि आप अर्नब को इतना सपोर्ट कर रहे हो और अभी अर्नब की सिंगिंग को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो गाइज़, आज सबसे पहले तो मुझे एक आप लोगों के साथ एक मोमेंट शेयर करना है मेरी लाइफ का। मैंने आपको पहले भी बोला था गाइज़ कि मैं जैसे जैसे अर्नब बड़ा होगा मैं हर वो मोमेंट आपके साथ शेयर करूंगी जहां पे मुझे लगेगा कि अर्नब में कुछ नया चेंज आ रहा है। तो अभी आपको वो चीज़ नहीं होगी कि आप लोग ये पूछो कि हाँ कौन सी चीज़ अर्नब ने कब स्टार्ट की थी, कब उसने शुरू किया था। अभी साथ साथ में मैं आपको अपडेट दूंगी कि अर्नब किस तरह से चेंज हो रहा है और फ्यूचर में ये मेरे लिए भी रिकॉर्ड रहेगा और बाकी जो पेरेंट्स आएंगे उनके लिए भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि कैसे एक ऑटिस्टिक चाइल्ड जो है वो जब बड़ा होता है तो कैसे उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था गाइज़ कि आजकल मैं देख रही हूँ कि अर्नब का पूरा ध्यान हम दोनों पेरेंट्स को इमिटेट करने में लगा है। और पहले मैंने सोचा था कि वो शायद वो कुछ टाइम तक ऐसा करेगा फिर छोड़ देगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चे ऐसा करते हैं। अर्नब भी पहले ऐसा करता था कि कोई चीज़ स्टार्ट करनी है उसके बाद उसको वो छोड़ देता था, लेकिन अभी वो कंटिन्यूअसली इस चीज़ को उसने कैरी ऑन किया है। आज जो उसने किया है गाइज, आज आप मेरे चेहरे पे अभी भी वो खुशी देख सकते हो। मैं उसका वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है एक्चुअली उस टाइम पे। तो जैसे ही क्या हुआ गाइज कि मैं क्या करती हूँ कि उसको नहला के बाथरूम से भेज देती हूँ, उसको टॉवल ऊपर पूरा हेड पे लपेट के भेज देती हूँ। बाहर उसके कपड़े रखे होते हैं, वो अपने आप कपड़े डालता है सब कुछ। तो आज जैसे ही मैंने उसको बाहर भेजा और मैं कुछ और काम करने लगी, नहला के भेजा, तो मैंने देखा कि वो मुझे बोलने लगा कि मम्मी टॉवल को ऐसे करना है। मैं नहीं समझ पा रही थी, मैं बोल रही थी कि जल्दी जल्दी करो ठंड लग जाएगी, कपड़े डालो, लेकिन वो थोड़ा सा और बोला नहीं मम्मी टॉवल ऐसे करना है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है जल्दी जल्दी करो जो करना है। तब मैंने देखा तो वो अपनी लेग्स में यहाँ पे वेस्ट पे जैसे जेंट्स लोग टॉवल लपेटते हैं परफेक्टली उसने वो टॉवल लपेटा, पूरा ऊपर से बांधा। मतलब उसने पूरा कॉपी किया है, पूरा नोटिस किया है अपने फादर को। तो अच्छा मैंने सोचा अभी लपेट लिया, यहाँ पे कहानी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद उसका जो मतलब वो अंडरगारमेंट रहता है, अंडरवेयर, वो उसने उठाया और ठीक वैसे ही ऊपर से वो टॉवल लपेटा है और नीचे से वो अंडरवेयर डाल रहा है, जस्ट लाइक जैसे कि उसके पापा करते हैं। तो मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतना परफेक्ट तरीके से उसने वो काम किया। मैंने इसको वो कभी नहीं सिखाया, लेकिन उसने वो चीज़ डीपली नोटिस की है अपने फादर में कि कैसे वो नहा के आते हैं और जेंट्स लोग वो टॉवल लपेटते हैं और वो उसको अंडरवेयर डालना है ऊपर तक जाके। वो फिर अंडरवेयर जब ऊपर उसने किया तो ऊपर जाके टॉवल उसको फंस गया, वहाँ पर समझ में नहीं आया कि अब यहाँ पर क्या करते होंगे। फिर मैंने बोला कि अभी टॉवल निकाल दो, तो देन उसने सारे कपड़े निकाले और किए। कहाँ मैं उसको ये चीज़ बाद में सिखाने वाली थी कि हाँ नहाने के बाद आपको बिना कपड़े के बाहर नहीं आना है। ये मैं सोच रही थी कि अभी कहाँ उसको समझ में आएगी ये चीज़, लेकिन आज वो चीज़ मुझे बिना एफर्ट के ही मिल गई। और एक्चुअली जब कोई चीज़ बिना एफर्ट के मिलती है तो वो तो मतलब कितना खुशी होती है, आप समझ सकते हो इस चीज़ की। तो उसको फाइनली वो कॉन्सेप्ट आ गया कि मुझे मतलब, हालांकि उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुझे बिना कपड़ों के बाहर नहीं आना है। वो जस्ट कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है अपने फादर को कि जैसे फादर करते हैं मुझे भी वैसे करना है। तो आप में से किसी ने पूछा भी था कि उसको शर्म का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि हाँ लोगों के सामने सुसु नहीं करना है या लोगों के सामने मतलब बिना कपड़ों के नहीं जाना है या पजामा नहीं खोलना है, ये सब। तो ये सब चीज़ें गाइस उसको इमिटेशन से आ रही हैं। इससे पहले का एक किस्सा मैं आपको बताऊं तो वो भी बहुत फनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी भी कि आप इन चीज़ों को कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे अपने बच्चे को आप इस चीज़ के लिए आप मोटिवेट करोगे कि ये चीज़ें आपको करनी है। आपको मैं उसके बचपन का एक अर्लियर चाइल्डहुड का एक किस्सा बताती हूँ। 4 या 5 साल का था अर्नब जब गाइज, तो मेरी बहन की शादी थी, हम लोग गाँव में गए थे, कज़न की शादी थी। तो वहाँ पे बहुत छोटा था वो, उसको शुशु आया और मैं शायद बिजी थी या क्या थी और वो गया। और बाहर हमारे उधर क्या करते हैं ना, वो लाइन में बैठ के खाना खाते हैं। उसको शुशु आया होगा तो और उसने वहीं पे खड़े होके, एक तरफ लोग खाना खा रहे हैं, ऐसे लाइन लगी है और यहाँ पे साइड पे उसने खड़े होके शुशु कर दिया।
और जब तक मैं आई और मैंने देख लिया, और मैं इतना ज़्यादा एम्बैरेस हुई कि मतलब उस टाइम पे तो चलो लोगों ने सोच लिया कि ये छोटा बच्चा है, चलो छोटे बच्चे कर देते हैं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था, 4 या 5 साल का था उस टाइम पे। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम इतना ज़्यादा सेटबैक मुझे उस चीज़ का लगा कि फ्यूचर में भी ये ऐसी हरकतें करेगा। उसको मैं कैसे समझा पाऊँगी कि ये सब बिहेवियर आपको पब्लिकली नहीं करना है, कैसे समझा पाऊँगी। उसके बाद जब हम लोग मुंबई वापस आए तो यहाँ भी वो सबके सामने, अगर जैसे ग्राउंड में खेल रहा है तो कहीं भी ग्राउंड में खड़े होकर वो सुसु कर देगा। 1-2 बार तो बच्चों ने भी बोला भी कि अरे अरे, मतलब जैसे बच्चे वो बुली करते हैं ना दूसरे बच्चों को, तो सेम टू सेम वैसे हो रहा था मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी कि उस टाइम की मैं ये सोशल एटिकेट में इसको कैसे सिखाऊंगी गाइस। बट मैंने उसको स्ट्रिक्टली 1-2 बार समझाया। स्ट्रिक्टली मैं उसको क्या करती थी, जब भी ग्राउंड में, पहले मैं क्या करती थी, घर में सुसु करवा के ले जाती थी, फिर मैं नहीं करवाती थी। फिर उसको जब ग्राउंड में मैं इसको 1-2 बार पूछती थी कि तुमको सुसु आई है, तो फिर अगर आई है तो मैं उसको खुद लेके जाती थी कि साइड में जहाँ पे गटर है, ग्राउंड के बिल्कुल साइड में जहाँ पे गटर है, क्योंकि सब बच्चे वहीं पर करते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना है। मैं खुद उसको ले जाती थी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि उसको मैं हैबिट डालूंगी कि जब आप ग्राउंड में हो, रोड पे हो, तो आपको एटलीस्ट गटर में जाना है, जो साइड में नाली है वहाँ पे आप, अगर इमरजेंसी है तो वहाँ पे आप कर लो। मैं जस्ट वो हैबिट डेवलप करना चाहती थी, क्योंकि उससे पहले मैंने उसको घर में हैबिट डेवलप किया था। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे इसको घर में पता है कि घर में मुझे बाथरूम में या टॉयलेट में मुझे सुसु करने जाना है। वो तो मैंने आपको बोला था कि वो बहुत पहले सीख किया था इन चीज़ों को कि सुसु जो है वो टॉयलेट बाथरूम में जाना है, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है इस चीज़ को। तो घर में तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था, इसलिए एक्चुअली मैं ना थोड़ा ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी कि घर में अगर इसको पता है तो बाहर भी शायद वो समझ जाएगा अपने आप इस चीज़ को। लेकिन उसकी गलती नहीं है गाइज, उसको पता ही नहीं है, मैंने उसको बताया ही नहीं है कि बाहर सुसु आएगा तो क्या करना है, तो उसकी तो गलती नहीं है। ये चीज़ मैं बाद में समझी। फिर जैसे जैसे उसको 1-2 महीने में इसी तरह से हैबिट डालती रही कि जब भी ग्राउंड में जाना है तो तुमको गटर में साइड में जाके सुसु करना है। तो 1-2 महीने ऐसा करने के बाद गाइस फिर जाके वहाँ भी उसको वो हैबिट डेवलप हो गई। आज भी उसको अगर सुसु आता है तो वो सीधा ग्राउंड में कहीं भी खेल रहा हो वो भाग जाता है गटर की तरफ। तो यहाँ से आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने बताया ही नहीं होता है, बच्चे को समझाया ही नहीं होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। और ये नॉर्मल बच्चों की तरह दूसरे बच्चों को देखकर आइडिया तो लगा नहीं सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, तो हम ही को तो सिखानी है वो चीज़। तो वो चीज़ वहाँ पे फिर सॉर्ट आउट हो गई। फिर उसके बाद गाइज उसको अगर कोई ऐसा प्लेस मिलता है जहाँ पे उसको ना गटर नहीं दिख रहा है, अब देखो क्या है, जहाँ पे गटर नहीं है वहाँ पे क्या करना है। तो बाद में उसने फिर मुझे पूछना स्टार्ट कर दिया कि मुझे सुसु आई है। तो फिर मैं थोड़ा सा शांत हुई कि नहीं, उसने ये कंसेप्ट समझ लिया। अगर गटर नहीं है तो मुझे आके बोलता है कि सुसु आई है, इट मीन्स उसको ये दिमाग में चला गया कि मुझे लोगों के बीच में जाके कहीं भी सुसु नहीं करना है। उसको ये चीज़ दिमाग में समझ आ गई कि सुसु करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस होता है। तो ऐसे ऐसे टैकल किया है गाइस, और ये चीज़ें घर से स्टार्ट होती हैं। अगर घर में उसको पता है कि कोई प्रॉपर स्पेस है इस प्रॉब्लम के लिए, इस इमरजेंसी के लिए, तो बाहर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ सॉर्ट आउट की। इस प्रोसेस का ये जो अभी अर्नव, मैं एक और चीज़ बताऊंगी, अर्नव अभी मुझे बर्तन वॉश करने में भी उसको इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब किचन में वो मुझे फॉलो करता है फुली, जो काम मैं कर रही हूँ हर एक काम उसको करना है। मार्केट में जाता है, किसी भी नए प्लेस पे जाता है, वो हम दोनों को देखता है और वहाँ पे इमीडिएटली, अब पहले क्या होता था, किसी नए प्लेस पे हम लोग जाएंगे तो वो इधर उधर भागने लग जाएगा, इधर उधर कुछ अपना मस्ती करने लगेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, वो हम लोग अगर किसी नए प्लेस में गए हैं जहां वो पहले कभी नहीं गया है, तो वहां पे वो सीधा क्या करने लग जाता है, हमको कॉपी करने लग जाता है, जो हम लोग कर रहे हैं वही करने लग जाता है। और यही होना चाहिए, तभी तो वो सीखेगा, तभी तो वो नेचुरली सीख पाएगा कि मुझे जो सोशल एटिकेट्स हैं उनको वो नेचुरली सीख पाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अभी पूरा शाम को वो मेरे साथ, मैं बर्तन वॉश करने नहीं देती हूँ उसको, बहुत ज़िद करता है, बहुत परेशान करता है। तो फिर मैं उसको लगा देती हूँ कि जो मैं बर्तन वॉश करके रख रही हूँ उसको तुमको रैक के ऊपर लगाना है, प्लेट अलग से, चम्मच अलग से, कटोरी गिलास सब अपने अपने प्रॉपर स्पेस पे, कढ़ाई अलग से रखना है। वो सारा काम वो करता है स्ट्रिक्टली, मेरे बिना बुलाए वो आ जाता है।
तो दूसरा पार्ट अब ये आ जाता है गाइस कि अर्नब कहाँ से मोटिवेट हो रहा है इस चीज़ को करने के लिए, और क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं थी ये चीज़ें और अब क्यों आ रही हैं उसमें ये चीज़ें। एक तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि 9 ईयर्स ओल्ड अभी उसका एज है, तो 2 साल तो हमारे लॉकडाउन में वेस्ट हो गए गाइज, क्योंकि लॉकडाउन में मुंबई का हाल आप सब लोगों को पता है कि हम लोग पूरा फुली पैक्ड होके रहे हैं और बहुत बुरी हालत थी, कोरोना से इतना डर लगता था उस टाइम पे। तो हो सकता है कि ये मैच्योरिटी अर्नब में थोड़ा और पहले आ जाती, मतलब 6 to 7 ईयर्स में उसमें ये मैच्योरिटी आ सकती थी, क्योंकि ये सब मैं अभी 8 ईयर के बाद देख रही हूँ जब से लॉकडाउन हटा है और मतलब अर्नब बाहर जा रहा है, थोड़ा हमारा मूड ठीक रहता है, सब कुछ प्रॉपर ट्रैक पे जब से आया है। तो हो सकता है ये पहले भी अर्नब, इतनी मैच्योरिटी अर्नब में पहले भी आ जाती। तो अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ गाइस कि क्या चीज़ है जो अर्नब को ये सब चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट कर रही है। इसके लिए मेन कॉन्सेप्ट है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट। ये कोई वर्ड नहीं है गाइस, बहुत साल पहले मैंने ये बुक में किसी में वर्ड पढ़े थे, तो मुझे भी लगा था कि ये कॉन्सेप्ट इस बच्चे को कैसे आएगा जिसको मैं बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मेरा जो रिएक्शन है रीइंफोर्समेंट का ये कैसे समझेगा। तो एग्जैक्टली मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी, बट फिर भी मैंने इस चीज़ को ट्राई करने का कोशिश किया था, क्योंकि मैंने बहुत सारा अच्छा इसके बारे में फीडबैक पढ़ा था और आज मैं समझती हूँ कि रीइंफोर्समेंट जो है वो ऑटिस्टिक बच्चे के लिए मेन चीज़ है। अगर आप चाहते हो उसको किसी भी काम को करने के लिए, आपको अगर उसको मोटिवेट करना है और अगर आप चाहते हो कि वो खुद से मोटिवेट हो हमारे बिहेवियर को, हमारी एक्टिविटीज़ को सीखने के लिए, तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में रखनी पड़ेगी। आपको मैंने ऑटिज़म चेंज विद एज वाले वीडियो में ये चीज़ समझाई थी कि ऑटिज़म फ्यूचर में कैसे चलेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप कौन सी अप्रोच अपना रहे हो और बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल कर रहे हो, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है गाइस। सेम ऑटिस्टिक बच्चा 9 ईयर्स का है, हो सकता है वो ये चीज़ें अभी तक उसने स्टार्ट नहीं की हो सकता है कुछ बच्चों ने और अच्छा स्टार्ट किया हो। तो ये रीज़न होता है। अगर आप हर वक्त बच्चे को पूरा क्रिटिसाइज करते रहेंगे, हर पूरा दिन आप उसको टोकते रहेंगे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, डांटते रहोगे, बड़े होके तो और उनको मतलब थोड़ा मैच्योरिटी आती है तो वो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर और ज़्यादा उनसे गलतियां होती हैं तो और आपको और भी ज़्यादा चिढ़ आती है। तो वहाँ पे अगर आप बच्चे को ऐसे टैकल करते हो गाइस, तो फिर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं आपके लिए भी और बच्चे के लिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कैसे है। ऑटिस्टिक बच्चों को अभी देखो, अर्नब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि मुझे बाथरूम से बाहर आके टॉवल लपेटना है और टॉवल लपेट के मुझे अपना अंडरगारमेंट डालना है, तो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस कि उसको पता है कि मुझे पब्लिकली मतलब बिना कपड़ों के नहीं आना है। नहीं, वो मोटिवेट हो रहा है अपने फादर को कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑटिज्म हमेशा उसके साथ रहेगा। मैं ये कॉन्सेप्ट उसको कभी नहीं समझा पाऊंगी, ना उसको कभी इस चीज़ की नीड समझ में आएगी कि जो शर्म है, मतलब लोगों के बीच में बिना कपड़ों के नहीं जाना है, उसका क्या मीनिंग है और क्यों नहीं जाना है, ये नहीं समझ पाएगा वो। लेकिन वो इमिटेट कर सकता है, वो अपने बिहेवियर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेगा, वो अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट डेवलप कर लेगा जिससे ऑटिस्टिक बच्चे और नॉर्मल बच्चे के बीच में डिफरेंस करना जो है वो हम सब के लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी को बोलते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा नॉर्मल हो गया। जब भी हम ये बोलते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा नॉर्मल हो गया, उसका मतलब होता है ऑटिज्म उसके अंदर है, लेकिन उसने अपने आप को, अपने बिहेवियर को जो नॉर्मल सोसाइटी है उसी तरह से उसने ढाल लिया है। उसके अंदर वो हैबिट आ गई है कि मुझे जब भी बाहर आना है मुझे टॉवल लपेट के आना है। उसको ये नहीं पता है कि मुझे मतलब ये एक तरह का मतलब शर्म होती है या बिना कपड़ों के नहीं आना है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो डिफरेंट तरीके से वो लोग सोचते हैं, लेकिन ये सच है कि ऑटिज्म को क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। उनकी हैबिट को हम इस तरह से उनके अंदर हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो है वो डिफरेंस थोड़ा जो है वो कम हो जाता है या पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है कुछ बच्चों के केस में। और ये प्रूव्ड है गाइस कि ये बच्चे मास्टरी कर लेते हैं। नॉर्मल जो हमारा बिहेवियर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है, उसको पूरी तरह से कॉपी कर लेते हैं। ये भी देखा गया है ऑटिस्टिक बच्चों में।
तो मुझे थोड़ा सा खुशी होती है कि अर्नब उस ट्रैक पे अभी चलने लगा है। उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं बट एटलीस्ट वो कॉपी करने लगा है, तो ये एक अच्छा साइन है। और उसके पीछे मैं क्या करती हूँ गाइस, जैसे आज उसने ये अच्छा काम किया तो मैं उसको कुछ ऐसा रिएक्शन देती हूँ। कभी कभी तो वो डर जाता है कि इसको कौन सा दौरा पड़ गया और ये इतना क्यों रिएक्ट कर रही है। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि उसके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करे कि मम्मी वाकई में खुशी हो रही है और आपने आज बहुत बड़ा तीर मारा है, तो वो चीज़ मैं उसके दिमाग में बिठाना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने उसको ट्रीट दिया, उसका फेवरेट चॉकलेट बिस्किट मैंने उसको दिया, फिर वेरी गुड, ये सब वर्ड में जब मैं यूज़ करती हूँ तो अर्नब पूरी तरह से समझ जाता है कि ये जो बिहेवियर आज मैंने किया है ये एक्सेप्टेबल है और ये बहुत अच्छा बिहेवियर है, ये राइट बिहेवियर है और मम्मी इस बिहेवियर से खुश होती है। तो वो फ्यूचर में भी इन चीज़ों को, मतलब हम लोगों को कॉपी करना जो है वो जारी रखेगा। हर वो चीज़ जब अर्नब कुछ अपने आप से नया करने का ट्राई करता है मैं उसको हर बार वही रिएक्शन देती हूँ। नॉर्मल बच्चे के लिए ये चीज़ कुछ भी नहीं है गाइस, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ये चीज़ें हम लोगों को कॉपी करना, हमारी एक्टिविटीज़ को कॉपी करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उसको जस्ट जब भी वो कुछ करता है चाहे थोड़ा सा ही करे, मैं उसको जस्ट लाइक एक फेस्टिवल की तरह मतलब सेलिब्रेट करती हूँ उसके साथ, ताकि वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होता रहे। और मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को करती आ रही हूँ गाइस, और अब मुझे ये रिजल्ट मिलने लगे हैं कि अर्नब वाकई में मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को समझता है। और इवन वो नॉट ओनली मेरा ये एक्सप्रेशन समझता है कि मैं खुश हूँ और मुझे ये काम करना चाहिए, वो मेरा सैड एक्सप्रेशन भी समझता है। जैसे कल वो ग्राउंड में गया तो उसने क्या किया, उस डेस्परेट हो गया वो झूला लेने के लिए और वो उठ नहीं रही थी, वो बड़ी बच्ची थी वो, तो उसने क्या किया, उसको जोर जोर से पीछे से झुलाना शुरू कर दिया। और मैं उसको दूर से देख रही हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ उसको, जस्ट मैं फेशियल एक्सप्रेशन देती हूँ। अगर मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ तो मैं बोलना पसंद नहीं करती हूँ उसको, वो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन रीड करता है। तो मैं जस्ट उसको ऐसे घूर के देखा, 2 बार बोला अर्नब नो छोड़ दो आपका टर्न आएगा, लेकिन वो कभी कभी डेस्परेट हो जाता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नहीं, वो नहीं माना। एंड में वो लड़की उठ गई, वो बैठ गया और मैं वहाँ से निकल गई और दूर जाके बेंच में बैठ गई। उसने 2-3 मिनट के बाद नोटिस किया कि अभी जो मैंने हरकत की वो मम्मी को पसंद नहीं आई है और मम्मी चुपचाप बैठ गई है। वो मुझे बुलाता रहा, मम्मी मुझे झूला झुला दो, मम्मी, उसको धक्का चाहिए होता है पीछे से, मज़ा आता है ज़्यादा, खुद भी झूल लेता है। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, मैं जस्ट चुपचाप बैठी रही। बोलता रहा दूर से, मम्मी बेंच में बैठ गई है। थोड़ी देर मैंने फ़ोन देखा, मम्मी फ़ोन देख रही है, मम्मी धक्का दे दो, मम्मी झूला झुला दो, बोलता रहा उधर से। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उठ के मैं उधर से दूसरे ग्राउंड में चली गई और वो भी चुपचाप पीछे पीछे साइकिल में बैठ के दूसरे ग्राउंड में आ गया जहाँ पे झूला नहीं है। वहाँ पे भी आके फिर उसने प्रॉपर साइकिल खड़ा किया। उसके बाद मुझे आके बोला सॉरी मम्मी धक्का नहीं दूंगा, सॉरी मम्मी नहीं करूँगा। तो प्रॉपर वो अपने आप उस चीज़ को समझ गया। और फिर मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप मत करो इस चीज़ को, वेरी बैड। मैंने उसको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि आपने क्या क्या किया और फिर छोड़ दिया मैंने उसको। तो यहाँ से आप सब देख सकते हो कि वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को भी समझ लेता है अभी, चाहे वो मेरा खुशी वाला एक्सप्रेशन है, हैप्पीनेस वाला है, चाहे वो मेरा सैडनेस वाला है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा मैं अगर सजेशन दूंगी आपको तो मैं यही दूंगी कि उसकी जो कमियां हैं, दिन में वो जो भी गलतियां कर रहा है, तो ये मत सोचो कि वो जानबूझ के कर रहा है। हो सकता है उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो चीज़ गलत है। मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो आपको हर वक्त पूरा शांत तरीके से बताना है कि ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, आपको नहीं करनी है। रोकते रहो, बट एग्रेसिवली आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अदर हैंड अगर कुछ अच्छा कर रहा है, छोटा सा भी अच्छा कर रहा है, तो इतना धमाल वाला एक्सप्रेशन आपको देना है कि बच्चे को माइंड में क्लिक कर जाए कि कुछ तो सामने वाले को हुआ है और कुछ तो सामने वाला फील कर रहा है मेरे बारे में। तो ये चीज़ सच में काम करती है गाइस, बहुत अच्छा आइडिया है। रीइंफोर्समेंट, आपको मोटिवेशन बच्चे को देते रहना है। अगर मैं पहले वाली बात करूं, 5 to 6 ईयर वाले अर्नब की बात करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता था ये सब कुछ गाइस, कुछ भी नहीं समझ में आता था। हर वक्त इरिटेट होना, हर वक्त ऐसी हरकतें करना जिनसे मुझे डायरेक्ट गुस्सा आता है। तो
उस कुछ टाइम के बाद ना मैंने उसकी जो गलत बिहेवियर है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना कोशिश कर दी है। वो इग्नोर करना जो है मैंने वो उसको स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगर वो मेरे मुंह, कभी कभी तो ऐसा होता था बीच में, जब वो बोलते हैं ना ट्रांजिशन फेज आया, जब मैंने कुछ स्ट्रेटजीज अपनाने की कोशिश की, जैसे उसके रॉन्ग बिहेवियर को इग्नोर करने का थोड़ा थोड़ा कोशिश किया, तो बीच बीच में तो ऐसा हो गया था कि वो स्पेशली मेरे मुंह के पास आके चिल्लाता था, बकवास करता था, क्योंकि उसको वो आदत पड़ गई थी, मेरे एग्रेशन की आदत पड़ गई थी, मेरा जो मतलब इरिटेशन वाला बिहेवियर था उसको भी हैबिट पड़ गई थी। तो वो नोटिस करने लगा सडनली कि मैं रॉन्ग बिहेवियर करता हूँ और ये भी पूरा दिन चिक चिक करती है, मेरे ऊपर चिल्लाती है, तो अब इसको सडनली क्या हो गया। तो कुछ टाइम तक वही फेज चलता रहा। उसने मुझे एक्सट्रीम लेवल तक इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह के पास आकर स्पेशली वो ये चीज़ें करता था कि ये अफेक्ट हो और वापस अपने पुराने वाले बिहेवियर पर ये क्यों नहीं आ रही है। ये भी चेंज उनको पसंद नहीं होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है। तो इस तरह से कुछ जो उसका रॉन्ग बिहेवियर है वो थोड़ा सा डाउन होने लग गया था। और फिर मैंने आपको बोला था कि फिर उसके बाद मैंने ये जो मोटिवेशन है और वो ये जो रीइंफोर्समेंट वाला जो स्ट्रैटेजी है, इसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ गाइस, और आज मुझे उसके बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चे को थोड़ा सा गाइस एग्रेशन और इरिटेशन जो है वो आप उनको शो मत कीजिए। आपको देख के वो भी सेम कॉपी करते हैं और वो कॉपी करते रहते हैं और ये जो बिहेवियर है ना, आपका भी और बच्चे का भी इक्वल लेवल पे आगे तक बढ़ता जाता है। तो ये चेन आपको पहले तोड़ना है, ये आपको पहले खत्म करना है। एग्रेशन और इरिटेशन वाला बिहेवियर आपको खत्म कर देना है, बच्चा भी धीरे धीरे उसको खत्म करता है। और फिर आपको मोटिवेट करना है हर चीज़ के लिए। चाहे आप उसको कोई चीज़ सिखा रहे हो और उसने जल्दी से कर दिया तो भी एक बड़ा सा रिएक्शन देना है कि नहीं, वेरी गुड। तो आई होप आप समझ चुके होंगे गाइस कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे थोड़ा नोटिस कीजिए, इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको पूरी लाइफ पकड़ के चलना है। एक तरह से बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस हैं ऑटिस्टिक बच्चे के साथ लाइफ बिताने के लिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।